सो हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं मधु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज़ में। तो आई होप कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही होगी। हमने स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट चैप्टर। पार्लियामेंट बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया था जिसमें हमने सारी बेसिक चीज़ें जो थी पार्लियामेंट से रिलेटेड देख ली थी कि पार्लियामेंट में आते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट का, और लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीट्स होती हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उनका मेंबर बनने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी थी। उनका कितना उनका टेन्योर रहता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब पार्ट सेकंड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ जिनका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। और सेकंड क्वेश्चन है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा बनने के लिए और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनने के लिए कितनी एज मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा की जो एज होती है वो डिफरेंट होती है, और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनने की एज, मिनिमम एज जो है वो डिफरेंट है। तो इसका रिप्लाई भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो अब पार्ट सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अब आज हम देखने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। देखो, डिस्क्वालीफाई किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, पर वो डिफरेंट टाइप की डिस्क्वालिफिकेशन होती है। देखो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई होती है, कुछ पीपल एक्ट आया था 1951 में। ठीक है, पीपल एक्ट 1951 आता है, उसमें कैसे कैसे उसमें अलग चीज़ें बताई गई हैं इस एक्ट के थ्रू जो है वो प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। क्लियर हो गया। और जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, यानी कि डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे डिस्क्वालिफिकेशन होती है, वो हमने स्केड्यूल जब 10 किया था जिसमें हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में देखा था। तो इस डिफेक्शन लॉ के बेस पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और इसको डिस्क्वालीफाई कौन करते हैं? स्पीकर और चेयरमैन जो है वो मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करते हैं। और डिफेक्शन लॉ में क्या चीज़ मेन है? डिफेक्शन का मीनिंग है कि अगर कोई मेंबर है वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन लेता है, उनके अगेंस्ट जाके कोई वोटिंग करता है, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। If he voluntarily gives up the membership of the political party whose ticket he is elected to the house। देखो, फर्स्ट पॉइंट में बात की गई कि अगर कोई मेंबर है हाउस का, वो वॉलंटरली अपनी मर्जी से गिव अप कर देता है मेंबरशिप को। किसकी मेंबरशिप को? पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को, और उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को जिसकी टिकट से वो इलेक्ट हुआ था हाउस में। ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। अब इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई बीजेपी पार्टी से इलेक्ट होके लोकसभा में आए हैं, ठीक है, और वो अपनी मर्जी से गिव अप कर देते हैं अपनी पार्टी की मेंबरशिप और ज्वाइन कर लेते हैं कांग्रेस को। ठीक है, अब वो बीजेपी से इलेक्ट होके लोकसभा में आए थे, लेकिन उन्होंने अब ज्वाइन कर ली है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो इस बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब जो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर होगा, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड था। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months। अब देखो, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन विद इन 6 months। अगर 6 month के टाइम पीरियड के बाद नॉमिनेटेड मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। अब नॉमिनेटेड मेंबर मैंने आपको बताया था ना कि प्रेसिडेंट जिनको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, राज्यसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, और लोकसभा में वो नॉमिनेट करते हैं उन मेंबर्स को जो लिटरेचर, आर्ट, साइंस से लिंक रखते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखिए, इफ़ ही वोट्स फॉर वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। तो ये यहाँ पे भी यही बात बताई गई है कि अगर कोई
कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बीजेपी से इलेक्ट होके आए हैं मान लीजिए, और वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोटिंग करते हैं, ठीक है, तब भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं उन डिस्क्वालिफिकेशन की जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आता है 1951 में, उनमें बताई गई थी, ठीक है। तो ये एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस हो जाती हैं, ठीक है। अब पीपल एक्ट 1951 में क्या बोला गया था, ही मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन। देखो, अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिल्टी फाउंड किया गया बाय कोर्ट, किसी भी कोर्ट के थ्रू, तो फिर और गिल्टी फाउंड किस चीज़ के लिए किया गया कि अगर इलेक्शन में उन्होंने कोई ऑफेंस किया है, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ किया है इलेक्शन में, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने कोई रिश्वत खिलाई है या कुछ गलत तरीके से वो इलेक्शन जीता है, ठीक है, और उसको गिल्टी फाउंड किया जाता है, देन उसको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब सेकंड पॉइंट देखिए, he must not have been convicted for any offense resulting in imprisonment for 2 or more years, but the detention of a person under a preventive detention law is not a disqualification। देखिए, सेकेंड पॉइंट में बोला गया he must not have been convicted for any offense। अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कन्विक्टेड है किसी भी ऑफेंस के लिए और उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, उसको जेल हो जाती है 2 या इससे ज़्यादा ईयर्स की, ठीक है, अब वो गिल्टी फाउंड हो चुका है और उनको जेल हो गई है 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स की, देन उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। बट द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज़ नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने स्केड्यूल किए थे, ठीक है, स्केड्यूल नहीं, फंडामेंटल राइट्स हमने किए थे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या किया जाता है, किसी पर्सन को कुछ भी क्राइम करने से पहले उसे रोका जाता है, उसे डिटेन किया जाता है। तो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अगर कोई पर्सन डिटेन है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन किसकी होगी, वो पर्सन जो कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस के लिए, कन्विक्टेड पाया जाता है और उसे इम्प्रिजनमेंट होती है 2 या इससे ज़्यादा ईयर्स की। क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखिए, ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन और डिसलॉयलिटी टू द स्टेट। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा उसको गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किया गया होगा, अगर किस चीज़ के लिए डिसमिस किया होगा, डिसलॉयलिटी के लिए या करप्शन के लिए, ठीक है। अब किसी पर्सन ने करप्शन की है या डिसलॉयल रहा है अपनी स्टेट के लिए और उसे डिसमिस किया गया है गवर्नमेंट सर्विसेज थे, तो फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से क्या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग और प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स, अनटचेबिलिटी, डॉरी एंड सती। देखो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा ना, वो किसी भी पर्सन को ये नहीं बोल सकता कि आप अनटचेबिलिटी को फॉलो करो या आप दहेज प्रथा को स्टार्ट करो या सती प्रथा को, ठीक है, या वो खुद उसको प्रैक्टिस करे, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं कर सकते और किसी को प्रीच भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, नॉट हैव फेल्ड टू लॉन्च एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन टाइम। देखो, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं ना, उनके इलेक्शन एक्सपेंसेस हुए होते हैं, इलेक्शन में उनका काफ़ी खर्चा होता है, तो उस खर्चे का उनको एक अकाउंट देना पड़ता है, उनको एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ती है। अगर वो फेल हो जाते हैं अपने इलेक्शन के एक्सपेंसेस को बताने में, कितना पैसा कहाँ से आया, ठीक है, तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नॉट हैव इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा ना, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में या किसी गवर्नमेंट वर्क में, क्योंकि देखो, एक पर्सन है ना, वो 2 जगह से पे नहीं ले सकता गवर्नमेंट सर्विसेज में, ठीक है। अब गवर्नमेंट के अंदर आप 2 जॉब्स नहीं कर सकते, या तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहोगे या आप कोई और गवर्नमेंट जॉब जो है वो करोगे, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि मैं आपको क्लियर कर दूं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, तो वो एक्ट
करते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। ठीक है, तो वो दो एक टाइप से दो चीज़ों को डील कर रहे हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इंडिया के और वो चेयरमैन एक्ट करते हैं राज्यसभा के। लेकिन उनको पेमेंट जो है वो सिर्फ एक की ही मिलती है, ऐसा नहीं है कि उनको चेयरमैन की अलग पेमेंट दी जाएगी और वाइस प्रेसिडेंट की अलग दी जाएगी। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट वर्क से दूर रहना पड़ेगा। अगर उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा गवर्नमेंट के साथ तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, नॉट बी डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन एंड डिसलॉयलिटी टू दी स्टेट। देखो, अगर कोई पर्सन जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज से करप्शन और डिसलॉयलिटी के लिए डिसमिस किया गया है तब भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये पॉइंट हमारा रिपीट हो गया है, तो सारे हमने जो है वो पीपल एक्ट जो 1951 में आया था उसके कुछ मेन पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। तो अब बात कर लेते हैं वैकेटिंग ऑफ सीट्स की, यानी कि सीट्स कैसे वैकेंट हो सकती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, नो पर्सन शैल बी ए मेंबर ऑफ बोथ houses of parliament. He must intimate within 10 days to in which house he desired to serve. In default of such intimation, seats in the Rajya Sabha becomes vacant. देखिए, फर्स्ट पॉइंट में बोला गया कि कोई भी पर्सन है ना, वो अगर दोनों हाउसेज में इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए वो लोकसभा में भी इलेक्ट हो गए हैं और राज्यसभा में भी इलेक्ट हो गए हैं, देन विद इन 10 डेज़ उनको ये बताना पड़ेगा कि वो कौन से हाउस में सर्व करेंगे। अगर वो 10 डेज़ के अंदर अंदर ये चीज़ क्लियर नहीं करते हैं तब क्या होगा, जो राज्यसभा की सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, तो या तो वो क्लियर करें कि वो लोकसभा में सर्व करना चाहते हैं या राज्यसभा में, या तो फिर उनकी राज्यसभा की सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी। तो एक टाइम पे पर्सन जो है वो एक ही हाउस का मेंबर रह सकता है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन दी हाउस ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर 1, अदरवाइज बोथ सीट्स बिकम वेकेंट। अगर कोई पर्सन है वो इलेक्टेड हो, देखो एक हाउस में 2 सीट्स में वो इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक पर्सन है लोकसभा की 2 सीट से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और दोनों सीट में वो जीत जाते हैं, तो उनको एक ऑप्शन बताना पड़ेगा कि वो कौन सी सीट से सर्व करेंगे। अगर वो ऑप्शन नहीं क्लियर करते हैं तो उनकी दोनों सीट्स जो हैं वो लोकसभा की वेकेंट हो जाएंगी, चाहे वो लोकसभा की हो या फिर राज्यसभा की हो। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए, इफ़ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम्स वेकेंट। अगर कोई भी सिटिंग मेंबर है लोकसभा का या राज्यसभा का और वो मान लीजिए लोकसभा का वो सिटिंग मेंबर है और वो इलेक्ट हो जाता है दूसरे हाउस के लिए, तो जो उनकी फर्स्ट हाउस की सीट है ना वो वेकेंट हो जाएगी। Similarly, a person cannot be a member of both parliament and state legislature at the same time. देखो, सेम टाइम पे कोई भी मेंबर है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, तो पार्लियामेंट का अगर कोई मेंबर है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, एक टाइम पे इफ़ अ पर्सन इज सो इलेक्टेड ही सीट इन द पार्लियामेंट बिकम्स वेकेंट इफ ही डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 डेज। अब मान लीजिए एक पर्सन है वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है किसी भी स्टेट में, ठीक है, और बाद में वो पार्लियामेंट का मेंबर भी बन जाते हैं, चाहे वो लोकसभा के चाहे राज्यसभा के। ठीक है, तो विद इन 14 डेज़ उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा अपनी स्टेट लेजिस्लेचर वाली सीट से ताकि वो पार्लियामेंट के मेंबर बन जाएं। ठीक है, अगर वो रिज़ाइन नहीं करते हैं अपनी स्टेट लेजिस्लेचर की सीट से तो जो पार्लियामेंट वाली उनकी सीट होगी वो वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ और टर्म्स की, जैसे रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन से भी सीट जो है वो वेकेंट हो जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रिज़ाइन फ्रॉम हिज सीट। अब जब भी वो रेजिग्नेशन लेटर देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो वो किसको देंगे, जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो चेयरमैन के पास अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे और जो स्पीकर लोकसभा के मेंबर हैं वो स्पीकर के पास देंगे। ठीक है, अब ये चेयरमैन और स्पीकर पे ऊपर डिपेंड होगा कि वो उनका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए डिस्क्वालिफिकेशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन की गई हैं, अगर उन ग्राउंड को देखते हुए, ठीक है, अगर वो उन ग्राउंड्स को मतलब देखो जो भी डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन डिस्क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अगर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया गया बाय प्रेसिडेंट या बाय स्पीकर या चेयरमैन, तो उनकी सीट क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। अब बात करें एब्सेंस की। अगर मान लीजिए द चेयरमैन और स्पीकर कैन डिक्लेयर द सीट वेकेटेड इफ अ मेंबर हैज़ रिमेन्ड absent फ्रॉम ऑल मीटिंग्स फॉर पीरियड ऑफ 60 days विदाउट परमिशन। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते और 60 डेज से वो एब्सेंट होंगे, ठीक है, विदाउट परमिशन। विदाउट किसकी परमिशन, स्पीकर या चेयरमैन की परमिशन के बिना, तो चेयरमैन और स्पीकर डिक्लेयर कर देंगे कि उनकी सीट क्या है, खाली है, वैकेंट है, ठीक है। तो या तो उनको परमिशन लेके जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है, और वो 60 डेज से एब्सेंट हैं और मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उनकी सीट वैकेंट हो जाएगी। अब कुछ अदर केसेस हम देख लेते हैं। तो अदर केसेस में इफ अ मेंबर हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ द स्टेट, हिज सीट विल बी वैकेंटेड इफ हिज इलेक्शन डिक्लेयर्ड वाइड बाय द कोर्ट। अब देखो अदर केसेस में क्या है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इलेक्ट हो जाते हैं एज अ प्रेसिडेंट या एज अ वाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो वो एक टाइम पे वो 2 गवर्नमेंट पोजीशंस पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट बनते हैं, तो उनकी सीट फिर खाली हो जाएगी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की थी, ठीक है। और उनके अगर इलेक्शन को कोर्ट वाइड डिक्लेयर कर देती है, देन उनकी सीट खाली हो जाएगी। सो आई होप कि ये उनकी सीट कैसे वैकेंट हो सकती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो मैंने आपको सारी मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा दी हैं। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करते हैं। तो देखो पार्लियामेंट में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो हैं स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। अब स्पीकर की बात करें तो स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगेस्ट इज मेंबर्स। Whenever the office of the speaker fall vacant, the Lok Sabha elect another member to fill the vacancy. देखो जो स्पीकर इलेक्ट किए जाते हैं वो लोकसभा के ही मेंबर से इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और जब भी इनकी सीट वैकेंट हो जाती है तो फिर से इलेक्ट किए जाते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनकी सीट खाली नहीं हो सकती, ठीक है। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। अब जो स्पीकर के इलेक्शन जब होते हैं तो इनकी जो डेट है वो फिक्स की जाती है बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। इट शुड बी नोटेड हेयर दैट व्हेनेवर द लोकसभा डिसॉल्व, द स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यू टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स मीट। देखो जो स्पीकर होते हैं ना, उनका टेन्योर 5 ईयर्स तक रहता है, यानी कि जब तक लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगी तब तक स्पीकर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब भी लोकसभा डिसॉल्व होगी तो स्पीकर जो है वो अपनी सीट वेकेट नहीं करेंगे, ठीक है, वो अपने ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। कब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि न्यूली इलेक्टेड लोकसभा जो है उनकी मीटिंग फर्स्ट मीटिंग नहीं होती है। जब फिर से न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की मीटिंग होगी, फिर न्यू इलेक्ट किए जाएंगे जो लोकसभा के स्पीकर हैं, देन वो अपनी सीट को क्या करेंगे, वैकेंट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। अब बात करें रिमूवल ऑफ द स्पीकर की। तो स्पीकर को रिमूव कैसे किया जा सकता है, तो देखो स्पीकर्स टर्म इन कॉन्टरमिनियस विद द टर्म ऑफ द लोकसभा दैट इज़ 5 ईयर्स। यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने। तो 5 ईयर्स तक मेनली जो है टाइम पीरियड होता है स्पीकर का, और उसमें भी आपको जब तक दूसरी लोकसभा की मीटिंग नहीं होती है तब तक वो अपनी सीट खाली नहीं करते हैं। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द लोअर हाउस अथॉरिटी टू रिमूव द स्पीकर इफ़ नीडेड।
देखो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के पास ये पावर है कि वो जब उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो रिमूव कर सकते हैं स्पीकर को। द हाउस कैन रिमूव द स्पीकर थ्रू अ रेजोल्यूशन पास बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी। अब रेजोल्यूशन पास किया जाएगा हाउस में बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ होगी वहाँ पे अगर 50% से ज़्यादा लोग अगेंस्ट वोट कर देते हैं देन सच अ रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस। अब देखो जब भी ये रेजोल्यूशन पास होगा और इफ़ेक्टिव मेजोरिटी से ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो 50% जो है वो, और ये रेजोल्यूशन पास कैसे होना चाहिए? बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, यानी कि 50% से ज़्यादा लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस रेजोल्यूशन में वोट करेंगे। ठीक है, और जब 50% से ज़्यादा इसकी स्पीकर के रिमूवल के लिए वोट करेंगे देन ये रेजोल्यूशन क्या होगा? पास होगा। अब ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए 14 डेज से कम एडवांस नोटिस देना इम्पॉर्टेंट है। 14 डेज का एडवांस नोटिस देने के बाद ही इस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। ठीक है, अब स्पीकर कैन ऑल्सो टेंडर हिज रेजिग्नेशन टू दी डिप्यूटी स्पीकर। अब देखो एक बात तो हो गई कि स्पीकर को लोकसभा के पास ये पावर है कि वो उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर अपनी मर्ज़ी से भी रेजिग्नेशन दे सकता है, और वो रेजिग्नेशन किसको देगा? डिप्यूटी स्पीकर को। अब इंडिया में क्या आज तक किसी स्पीकर ने रेजिग्नेशन दिया है? तो बात कर लेते हैं डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी की। अभी जो डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी हैं इज़ द ओनली स्पीकर, ये सिर्फ ओनली एक स्पीकर हैं, ठीक है, इंडिया के, जिन्होंने रिज़ाइन किया था अपने ऑफिस से। तो किसने रिज़ाइन किया था? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी ने। और डॉक्टर रेड्डी जो हैं also has the distinction of being the only speaker who was later elected as the president of India। सिर्फ डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे स्पीकर हैं जो एक लौते ऐसे स्पीकर हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्ट हुए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो रहे। ठीक है, तो पहले ये स्पीकर थे, बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। तो आज हमने क्या स्टार्ट किया? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। हमने डिस्क्वालिफिकेशन हमने कर ली, किन किन ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हम देख रहे हैं पार्लियामेंट के, जिसमें हमने स्पीकर स्टार्ट किए हैं। ठीक है, स्पीकर के बारे में हम देखेंगे, डिप्यूटी स्पीकर के बारे में देखेंगे, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन हम देखेंगे। ठीक है, तो स्पीकर का मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी कि कैसे ये इलेक्ट किए जाते हैं और कैसे कितना टाइम का इनका टाइम पीरियड होता है, इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, और कौन से ऐसे फर्स्ट स्पीकर थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था और बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कि इनकी पावर क्या होती हैं, स्पीकर के पास उनका रोल क्या होता है, इनके पावर फंक्शंस क्या होते हैं स्पीकर के, वो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 में। सो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।